ठीक है। तो बाकी बच्चे नॉन एंटी के हैं लगता है ना, या स्टेट वाले होंगे कुछ। तो हाइजेनबर्ग तक मैंने उसमें करा दिया है, तो अब तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ये सारा चलेगा, बहुत आसान चीजें हैं। तो हाइजेनबर्ग पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें एक पर्टिकुलर रेंज में मिल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, ट्रेसिंग है। इलेक्ट्रॉन इन जगहों पे रह चुका है। तो यहाँ पे क्या एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी वो बताने के लिए हमने एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये सब चीजें हम पढ़ने एक्स जो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बोर मॉडल जैसा हम सर्टेन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन भाई इस जगह पे है, नहीं, हम उसका डेल्टा एक्स बोलेंगे, एक लिमिट बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कहीं भी मिल सकता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी रखता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव के फॉर्म में यहाँ पे सब कहीं पे घूम रहा है इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक वेव है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव। ये हमारा न्यूक्लियस है। तो हाइजेनबर्ग और साथ में कौन आया था, साथ में डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाता है बताओ। डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, डी ब्रॉगली ने ये बोला था कि जो कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक क्या होगा, उसके अंदर पार्टिकल नेचर होगा, और एक उसके अंदर क्या होगा, वेव नेचर होगा। और हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी। ये दो चीजें हमने पढ़ ली थी। तो बोर मॉडल इसीलिए फेल हो गया क्योंकि ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझा नहीं पाया। ठीक है, तो रीजन फॉर फेलियर ऑफ द बोर मॉडल, क्या रीजन थे ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सर ये कौन से टॉपिक है, मतलब कौन से इसमें लिखोगे? ये जो पिछली जो तुमने लिखा था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चल रहा था बोर मॉडल, यस सर। स्पेक्ट्रम के बाद है ये। बोर मॉडल पे बेस्ड है ओके। ना, स्पेक्ट्रम किस पे बेस्ड है, बोर मॉडल पे। लेकिन हाइजेनबर्ग वो जो उसमें पढ़ लिया है, कहाँ पे पढ़ लिया ये, सीबीएसई वाला जो लेक्चर कंबाइंड वाले में पढ़ा है ये, यस सर। उसके बाद लिखना है। इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन इज assumed to follow certain stationary paths, stationary paths, but after de Broglie hypothesis
and Heisenberg's principle uncertainty principle, it is confirmed that the position of electron cannot be determined exactly, है ना। तो बोहर मॉडल डुअल बिहेवियर भी नहीं मानता है, और बोहर जो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल है उसको भी नहीं मानता है। पहली बात सर ये फिर से पढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा लेट लॉगिन हुआ। हाँ, ये इसमें जो वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है डुअल नेचर को भी नहीं मानता है। बोर मॉडल तो मानता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, लेकिन डी ब्रॉगली क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। पर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन अनसर्टेन है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी उसमें, मतलब इस पर्टिकुलर डेल्टा एक्स रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इस जगह के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये दो ड्रॉबैक्स पर्टिकुलर आते हैं कि बोर मॉडल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन तो आर डिस्टेंस पे घूम रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर में है, और उसकी पोजीशन भी सर्टेन नहीं है, उस एक अनसर्टेन पाथ पे घूम रहा है, जिसकी केवल हम लोग पर्टिकुलर एनर्जी की रेंज बता सकते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आएगा। दूसरी चीज क्या है, बोर मॉडल is not able to explain मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, है ना, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, क्या उनको एक्सप्लेन कर पाता है, नहीं, सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन वाले को। एक ये भी प्रॉब्लम आ गई इसमें। दूसरा ये हो गया, ये दो प्रॉब्लम्स इसके अंदर आई, ठीक है, इसको नोट करो, सबका नोट हो गया ये। Yes, sir. ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है, क्वांटम मैकेनिकल, सर एक बार लिख वापस लिया, वो पेज दिखा सकते हो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट। नोट कर लो। सर ग्रुप पे आया था कि 21 से स्कूल के मतलब कॉलेज के भी ये है टेस्ट। अच्छा, अभी कंफर्म हुआ है क्या उसको? हाँ सर, लिखा था आज सिलेबस बता देंगे। अच्छा, सर फिर वो वैसा ही है क्या, 7 चैप्टर? वही तो सिलेबस बोला ना उसने, अभी सिलेबस नहीं बताया ना। आज बताएंगे। चलो आज देख लेंगे हम लोग। ठीक है, सर हो गया। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन इज
considered both matter and wave, means dual nature of electron. अभी तक जितने मॉडल पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या मानते थे बोलो? पार्टिकल, बोहर तक। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत मॉडर्न मॉडल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर के हिसाब से माना गया है, मींस डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? एक वेव के फॉर्म में घूम रहा है। इसको एक पर्टिकुलर वेव ही बना सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है। इस तरीके से हम इसमें वेव बना देंगे ऐसे करके। तो ये जो है वो क्या घूम रहा है? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको अगर हम वेव माने तो इसकी हमने क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ठीक है, the electron in the atom exists as electron wave function psi। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? साई वेव फंक्शन के अकॉर्डिंगली घूमता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वेव है, और उस वेव को साई से डिनोट करते हैं। जैसे पहले तुमने वेव पढ़ी थी ना, ऐसी वाली वेव जो थी, इनका लैम्डा होता है ना, इनका एम्पलीट्यूड होता है, इनका लैम्डा होता है, ये सारी चीजें होती। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी क्या माना गया है? वेव माना गया। पार्टिकल तो है, लेकिन पार्टिकल किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया? डुअल नेचर वाला मान लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम डुअल नेचर वाला मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि वो साई के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, the electron in the atom can be, अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो हम कैसे उसको बताएंगे? इसके लिए क्वांटम नंबर्स को पढ़ा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग क्वांटम नंबर्स, अगर हम क्वांटम नंबर्स का यूज करें तो हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या ये क्वांटम नंबर होते हैं? ये चीज पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर तुम्हारे दिमाग में आता होगा, क्या होता है क्वांटम नंबर्स? ठीक है, क्वांटम numbers are the set of four numbers which give complete information about an electron revolving in an atom। एक इलेक्ट्रॉन जब कभी भी एटम में घूमता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 क्वांटम नंबर चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी अपार्टमेंट में, किसी पर्टिकुलर फ्लैट में, किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे कोई रहता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई जो अपार्टमेंट है उसकी पहले तो लोकेशन क्या है, ठीक है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में वो मिलता है, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो इस तरीके से अगर हमें पता हो गया ये सेक्टर नंबर इतने में पड़ता है, फिर उसका जो है लेन नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है,
ये पता हो जाए तो हम थोड़ा और नज़दीक पहुंच गए। उसके बाद पता हो जाए अपार्टमेंट कौन सा है, उसमें चले गए। अब उसमें किस फ्लोर पे है ये पता हो जाए, और उस फ्लोर में सॉरी किस फ्लैट में पर्टिकुलर फ्लैट नंबर क्या है ये पता हो जाए। ठीक है, फ्लोर पता हो गया, फ्लैट नंबर पता हो गया, तो हम आसानी से उसके घर तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ जो है यही इलेक्ट्रॉन पे लागू होती है। इलेक्ट्रॉन की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हमें एक एटम के अंदर, तो हमें चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एक हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टोटल 4 हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर मैं क्वांटम नंबर्स के बारे में दिखाता हूँ जिन पे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, और उसका हम आगे यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। हो गया? कितने लोग का लिख गए ये? यस सर। सर हाँ। किसी का बचा है तो वो नोट कर सकता है। एनीवन रिमेनिंग? अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे क्वांटम नंबर्स। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत आसान है, तो कितनी आसानी से इसको समझेंगे। पहले तो इनका नाम ही लिख लो, इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से डिनोट करते हैं। और फोर्थ वन होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये चीज समझ गए तुम लोग। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर आएगा ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो जो एटम है उसको हमने किसमें बांटा हुआ है, शेल्स के अंदर बांटा हुआ है। एक क्या होती है, शेल होती है। मान लो एक सिलेंड्रिकल टाइप से एक जगह है पर्टिकुलर, ये है क्या हमारी शेल। उस शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सब शेल। और उन सब शेल्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉक्सेस, ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया? तो हम कैसे करते हैं, एटम को हमने क्या किया है,
इस तरीके से बांटा है कि सबसे पहले क्या आएंगे, शेल्स आएंगे, शेल, और शेल जो होगा उसके अंदर क्या आएगा, सबशेल आएगा, और सबशेल के अंदर क्या आएगा, ऑर्बिटल आएगा, ऑर्बिटल के अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हमको सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, एक शेल होता है। मान लो बोल दिया कि ये है n=1, है ना, शेल नंबर 1। ये क्या है, जो ऑर्बिट नाम होता था, ऑर्बिट नाम बदल गया है, ऑर्बिट नंबर की जगह क्या आ गया है, शेल नंबर 1। ऑर्बिट को यहाँ पे शेल बोला जाएगा, नॉट ऑर्बिट। ऑर्बिट अब नहीं बोलते हैं। ऑर्बिट किसमें बोलते हैं, सिर्फ किसमें बोलते हैं, बोलो, बोहर्स मॉडल के अंदर, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनको शेल बोलते हैं। तो ये जो शेल है पहली, इसके अंदर मिलते हैं सब शेल। जैसे किसी भी अपार्टमेंट में, किसी बिल्डिंग में हमको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलते हैं, बोलो, फ्लोर्स मिलते हैं, वो होते हैं सब शेल। और उस सब शेल में क्या मिलता है, फ्लैट मिलता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में हम लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो पे क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, ये हमारी शेल है, और इस शेल के अंदर क्या है, सब शेल है। ये एक सब शेल हुआ, ये दूसरा सब शेल हुआ, इस तरीके से। और उसमें क्या है, ऑर्बिटल्स है। इसमें क्या है, ऑर्बिटल्स। तो ये पूरी जो है, ये क्या है, शेल है। ये जो डॉटेड है, ये क्या है, सब शेल है। और हर एक सब शेल में क्या है, ये बॉक्सेस जो है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने लोग को समझ में आ गया, हैंड रेज करो ये चीज कि ऐसे समझना है। पहली बात तो शेल होनी चाहिए, शेल के अंदर सब शेल होना चाहिए, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होना चाहिए, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वेरी गुड, इसको नोट करो, इसको नोट करो। यहाँ पे जो लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर जेई के लेक्चर में नहीं पढ़ा ना ये? पढ़ना है, उसमें पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, उससे बाद में हो जाएगा। सर पिछला स्लाइड दिखाओ। ओके सर, थैंक यू। तो ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, और ये पूरी हमारी क्या है, शेल। ये पूरी क्या है, शेल है। और इसके अंदर क्या है, ये सबशेल है। और सबशेल के अंदर क्या है, बक्से बने हुए हैं, ऑर्बिटल्स, इस तरीके के। तो एटम में क्या है, शेल है, न्यूक्लियस के चारों ओर। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर क्या है, शेल है। तो लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अराउंड न्यूक्लियस made up of shells which are divided into subshells which are further divided into orbitals which contains electrons, which contains समझ में आ गया। तो अभी जो हमारे बोहर वगैरह थे, उन्होंने सबशेल वगैरह कुछ नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि बस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया था। लेकिन जब हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली हाइपोथेसाइज, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो एक पर्टिकुलर
पोजीशन पे बताया ही नहीं जा सकता है, उसकी तो रेंज बताई जा सकती है, उसका तो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया बताया जा सकता है, ये बताया जा सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद हो सकता है। जैसे लोकेशन ट्रेस करते हैं ना किसी की, तो क्या बताते हैं कि इस जगह पे वो कहीं मिलेगा, फर्दर आगे जाने पे और पता चलता है कि भाई ये यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से लोकेशन ट्रेस करना है उसकी, तो एक आइडिया मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो उस पूरी जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो सकता है। और काफी अच्छी तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, पहले शेल है, फिर और क्लासिफिकेशन किया सब शेल, फिर और क्लासिफाई किया ऑर्बिटल, देन उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, इसमें क्या है, जो शेल है वो एनर्जी बताता है कि एनर्जी जो है वो कितनी होगी, है ना, बीच से कहीं से ले लिया इसका इस तरीके से। तो ये जो रेडियस पर्टिकुलर होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो शेल होगी उसकी एनर्जी जितना दूर होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। बताओ, जो इसके बाहर वाली शेल होगी उसमें एनर्जी और बढ़ेगी, और बाहर होगा और एनर्जी बढ़ेगी। तो जो शेल है वो मेन एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी का पहला क्लासिफिकेशन। ज्यादा एनर्जी का मतलब शेल नंबर ज्यादा है, तो शेल जो है वो मेन एनर्जी लेवल होता है, सब शेल जो होता है वो सब एनर्जी लेवल होता है, या उसके नीचे वाली एनर्जी का लेवल होता है। आगे बढ़ा दें, कितने लोग का नोट हो गया, ये नोट हुआ है? आगे बढ़ाना है, कोई दिक्कत तो नहीं आगे बढ़ाने? यस सर। पहला लिखो, देखो बहुत ध्यान से, कितना आसान है देखना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे लिखते हैं, इसको बोलो। एन से लिखो। हाँ, या इसके पहले और लिख सकते हो। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स which completely describes any electron in the atom। ये 4 चीजें अगर पता है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। मेन एनर्जी लेवल, it is the main energy it is the main energy level of the electron in the atom। एटम के अंदर जो मेन एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन का, वो जैसे तुमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 इस तरीके से, तो ये n इजकल टू 1 हो जाएगा, ये n इजकल टू 2 हो जाएगा, ये n इजकल टू 3 हो जाएगा। n इजकल टू 1 को हम लोग k भी बोलते हैं, इसको l, इसको m, ऐसे फर्दर आगे वाले को n भी बोलते हैं। मतलब n क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल को क्या बोलेंगे बताओ। अब ये मैंने इसको जूम नहीं किया है, इसके अंदर भी और चीजें हैं। फर्स्ट शेल क्या होगी, n इक्वल टू 1, इसको क्या लिखते हैं, सेकंड शेल को क्या लिखते हैं, n इक्वल टू 2, l से लिखते हैं। थर्ड सेल को क्या लिखते हैं, m से लिखते हैं। फोर्थ सेल को क्या लिखते हैं, n से लिखते हैं।
तो मेन एनर्जी लेवल है ये, इससे ये डिसाइड होगा कि एनर्जी जो है उसका बड़ा पोर्शन कहाँ से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो डिसाइड कौन करेगा, एन डिसाइड करेगा। उसके अंदर भी फर्दर डिवाइड किया है ना, उसमें भी एनर्जी थोड़ी बहुत क्लासिफाई होगी। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, कोई फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो ये चीज बता रहा है ये ग्राउंड फ्लोर वाला बच्चा ये है, सेकंड फ्लोर वाला बच्चा ये है, थर्ड फ्लोर वाला बच्चा ये है, इस तरीके से बता सकते हो। अब उसके अंदर भी क्या है, किसी का फ्लैट का लोकेशन कहीं पे है, किसी का फ्लैट का लोकेशन डिफरेंट जगह पे है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनको और भी अंदर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहले तो शेल जो है n=1, n=2, n=3, n=4, ये चीज एक हमें याद होनी चाहिए। सबका नोट हो गया ये? कितने लोग को याद हो गया के एलिमेंट क्या है, शेल नंबर है। के का मतलब n=1, एल का मतलब n=2, एम का मतलब n=3, एन का मतलब n=4। आगे बढ़ा दें। Higher the value of n, higher is the energy and higher is the distance from the nucleus। बोलो इस सेंटेंस में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? जितनी भाई डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी तो R1, R2, R3 उतनी ज्यादा एनर्जी है, बाहर जाने पे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। E1, E2, E3 सबसे ज्यादा E3 वैल्यू होगी। तो ये चीज बताता है n, कितनी डिस्टेंस है, कितना जो है पर्टिकुलर हमारे पास डिस्टेंस है। ये अभी कौन सा ज्वाइन कर रहा है बच्चा? हर्ष? सर लैपटॉप से ज्वाइन किया। अच्छा लैपटॉप से ज्वाइन किया है ना। अब देखो दूसरा जो है क्वांटम नंबर वो क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको और भी क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ध्यान रहे बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ किससे लिखते हैं इसको, बोलो। It represents the subshells in a shell। एक शेल के जो सबशेल्स होते हैं उसको डिनोट करता है। नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल टू n। द वैल्यू ऑफ L depends upon value of n। L is equal to 0 to n-1। कितने लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे? L की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1। मेरी बात ध्यान से सुनना तुम, ये अगर n is equal to 1 है, ये n is equal to 2 है। बताओ ये n is equal to 1 क्या है, शेल है। इसको यहाँ पे जूम करो, देखो क्या आएगा। इसमें कितनी शेल होंगी, सिर्फ एक ही होगी। इस तरीके का ही बनाता हूं मैं।
कितनी शेल होंगी इसमें? 1। अगर मैं इसको जूम करता हूं तो इसमें कितने सब शेल होंगे? बोलो 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसकी जो L की वैल्यूज हैं वो कितनी हैं? 2 ही तो हैं। यहाँ n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। तो 0 to 0 मतलब L की वैल्यू क्या है इसके लिए? 0। यहाँ पे L की वैल्यू क्या है? 0 to n-1। n की वैल्यू कितनी है? 2। L की वैल्यू क्या है? 0 to 1 मतलब L की वैल्यू 0,1। कितने लोग को समझ में आ गया? ये आया समझ में? ये फॉर्मूला Yes. समझ में आ गया? हाँ, इसको याद रखना है। नंबर ऑफ सबसेल्स क्या होंगे? उनका नाम क्या होगा? नाम कैसे? मतलब उसका डिनोशन L की वैल्यू क्या होगी? 0,1 अगर L की वैल्यू 2 है। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होंगी? बोलो बोलो। L की वैल्यू बोलो क्या क्या होंगी? सारी बताओ। 0, 2, 2, 0, 0 1, 1 2। 2 हाँ, वेरी गुड। चलो नोट करो जल्दी से। अब तुम्हें समझ में आ गया ये, ठीक है? ये लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ लिखा है। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इससे भी एनर्जी डिसाइड होती है। इट इज द सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये क्या होता है? यहाँ पे लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना कहीं पे। इट इज द सब एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल है ये। मतलब पहले तो तुमने बोल दिया कि भैया मैं क्लासिफाई करने जा रहा हूँ 1 से 10 एनर्जी वाले को एक साथ रखता हूँ। मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, 10 से 20 वाले को एक साथ रखता हूँ, 20 से 30 वाले को एक साथ रखता हूँ। तो 1 से 10 वाला शेल नंबर 1 हो गया, 10 से 20 वाला मान लो शेल नंबर 2 हो गया, और 10 to 20 के बाद आएगा 20 to 30 वाला, 21 to 30 वाला जो भी है वो हो जाएगा शेल नंबर 3। लेकिन इसके अंदर भी क्लासिफाई किया हुआ है सब एनर्जी लेवल। 1 से 10 वाले में तुम्हारी एनर्जी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये होते हैं सब एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सेकंड सेल की सब एनर्जी लेवल क्या होगी? 20 से 30 के बीच वाले, 21 है या 22 है या 23 है या 24 है, दैट इज सब एनर्जी लेवल। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। किसी को लिखना तो नहीं है? किसी का बचा है? नो बचा। तो एल क्या डिसाइड करता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर defines the shapes of the subcells. अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? शेप्स ऑफ द सबसेल। अगर L इक्वल टू 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे? सबसेल। L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3। 0 जब होता है तो उसको बोलते हैं S सबसेल। क्या नाम होता है इसका? सबसेल का नाम क्या होगा? S। 1 पे क्या होता है? P। 2 पे क्या होता है? D सबसेल। 3 पे क्या होता है? F।
SPDFG इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। ये हटा दो, इसका शेप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, जेई में पढ़ाऊंगा इसको। पी जो है वो कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। कैसा होता है? डम्बेल। और ये क्या होता है? ये वाला कैसा होता है? डबल डम्बेल। इसका होता है कॉम्प्लेक्स शेप हैविंग वेरियस डम्बेल्स। सर डी का क्या है? हाँ, डी का क्या लिखा है? डम्बेल। डम्बेल ये सर डी ऐसा डम्बेल। डम्बेल ही उसको बोलते हैं, DUMBBELL। सर डी ये होता है डम्बेल शेप। ठीक है, समझ में आ रहा है? डम्बेल शेप। सर डी डी के नीचे DELL ये लिखा, इधर भी लिख दिया। स्फेरिकल का मतलब कैसा होता है? ऐसा स्फीयर। ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा है। ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस। और ये शेप